नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मादक द्रव्यों के सेवन अथवा मादक द्रव्यों के सेवन और बाल शोषण के लिए परामर्श। इसका एक इंट्रोडक्शन हम आज की क्लास में आपको बताने वाला है। अगर इंग्लिश में बात करें तो है काउंसलिंग फॉर सब्सटेंस अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज एंड इंट्रोडक्शन। यह टॉपिक आपका BA 6 सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 7 का ये टॉपिक है। यूनिट 7 में इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि मादक द्रव्यों के सेवन के लिए परामर्श कैसे दिया जाता है। मादक द्रव्य से किसे मतलब यहाँ क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो कोई ना कोई नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, हीरोइन, गांजा, अफीम, चरस ये पीते हैं, तो उनके लिए कैसे एक परामर्शदाता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो देखिए, मादक द्रव्यों के सेवन के लिए परामर्श चिकित्सा का एक विशेष रूप है। यानी ऐसे व्यक्ति जो कोई ना कोई नशा करते हैं, उनके लिए एक जो परामर्श दिया जाता है वो चिकित्सा का ही प्रकार होता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों को नशीली दवाओं या शराब की लत से उबरने में मदद करना है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो नशीली दवाओं को छोड़ना चाहते हैं या शराब की लत से बाहर आना चाहते हैं, उनमें क्या है, एक काउंसलर क्या है उनकी मदद करता है। ठीक है, मदद कैसे करता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, इसमें परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच एक सहयोगात्मक और सहायक चिकित्सीय संबंध शामिल। कहने के ये तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो कोई न कोई नशीली दवाओं का सेवन करता है या जो शराब पीता है, वो उसके बीच और एक परामर्शदाता के बीच क्या होता है, सहयोगात्मक संबंध शामिल होता है। क्यों? क्योंकि एक पक्ष के एक्टिव रहने पे काम नहीं हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम काउंसलर हैं, हम चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति जो शराब पी रहा है वो छोड़ना चाहता है, उसकी काउंसलिंग करना। तो जब तक वो जो शराब पी रहा है वो अपनी इच्छा से नहीं छोड़ना चाहेगा या सहयोग नहीं प्रदान करेगा, तो ये संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच सहयोगात्मक और सहायक चिकित्सीय संबंध शामिल होता है, जिसका लक्ष्य क्या होता है? पुनः प्राप्ति। जैसे पहले उसकी ज़िंदगी थी, ठीक है, वैसी ज़िंदगी उसको प्राप्त हो जाए, इसको बढ़ावा देना, नुकसान को कम करना। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, जो शराब पीते हैं, अफीम पीते हैं, गांजा, चरस का सेवन करते हैं, उनमें क्या होता है, केवल उनका शारीरिक नुकसान नहीं होता है, केवल मानसिक नुकसान नहीं होता, बल्कि उनका पारिवारिक नुकसान, उनका क्या है, सामाजिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, सभी नुकसान इसमें क्या है, शामिल होते हैं। और समग्र कल्याण में सुधार करना। समग्र कल्याण कराना कि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें सुधार करना है। जैसे कि जो व्यक्ति नशा करता है, तो आप देखेंगे सबसे पहले उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा, शरीर में तमाम प्रकार के रोग आएंगे। दूसरा, उसका दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा। तीसरा, जो ऐसा व्यक्ति जो शराब पीता है, उसका परिवार का में भी तमाम समस्या आएंगे, लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, समाज में भी उसकी इज्जत नहीं रहेगी, पर्सनालिटी भी उसका उस हिसाब से नहीं रहेगा। तो कहने के तात्पर्य है कि काउंसलर क्या करता है, उसके समग्र कल्याण के लिए प्रयास करता है। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल क्या है, परामर्शदाता एक मादक द्रव्य के सेवन करने वाले व्यक्ति को जब काउंसलिंग देता है तो वो प्रयोग करता है। सबसे पहले क्या करता है, आकलन और मूल्यांकन। आकलन क्या करता है, ऐसे व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है उसके पूरे जन्म कुंडली के बारे में वो पता। जन्म कुंडली मतलब कि क्या है, वो उसका आर्थिक स्थिति कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसा है, परिवार में कौन कौन से लोग हैं, उसका इतिहास कैसा, कैसे उसने नशा पकड़ा है, इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में वो पूरी क्या है, जानकारी प्राप्त करता है। और ये जानकारी प्राप्त इसलिए करता है क्योंकि आगे उसका जो है उपचार करने के लिए और उसका जो समस्या उसका निदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उस व्यक्ति का आकलन करना। तीसरा है प्रेरक संवर्धन। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का सेवन कर रहा है, उसे कुछ ऐसी मोटिवेशन से जुड़ी कहानियाँ या बात, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शराब पी रहा था वो छोड़ दिया है, उससे उसकी कहानी को बताकर क्या है, उसे हम मोटिवेट करें, जिससे उसके अंदर जो इच्छा स्वयं जागृत हो कि क्या है, ये गलत चीज़ है, मैं इसे क्या है त्याग दूँ या
छोड़ दूँ। तीसरा है शिक्षा और जागरूकता। और कैसे ये कम किया जा सकता है? लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताकर, उसके नुकसान से जुड़ी शिक्षाएँ देकर, अवेयरनेस जागरूक करके। जो आपने देखा होगा कि तमाम टीवी चैनलों पे और एडवर्टाइजमेंट भी आता रहता है कि ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता है, इससे लिवर फेल होता है। और उसके बाद नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी कभी-कभी क्या है, इस प्रकार के अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो इससे जुड़ा एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से भी क्या है, ये जो मादक द्रव्यों का सेवन है ये कम हो सकता है। चौथा है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। अब क्या कहता है काउंसलर, क्या कहता है, उसके संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटी, ये क्या है, एक टेक्निक है जिसके माध्यम से वो क्या है, वो उसका काउंसलिंग करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में क्या होता है, व्यक्ति का संज्ञान में 3 तत्वों का शामिल होते हैं। पहला परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण यानी कि दृष्टिकोण या नज़रिया। तीसरा है अवधान यानी उसका ध्यान शक्ति। या तीसरा है मेमोरी पावर। इन तीनों में गड़बड़ी आ जाती है, साथ ही साथ उसके व्यवहार में भी गड़बड़ी आती है। तो उन सभी पक्षों को क्या है, वो ठीक करने के लिए जिन टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसको संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी। अब उसके बाद समूह चिकित्सा का भी कभी-कभी काउंसलर द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्यों? मान लीजिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आपको देखने के मिल जाएंगे जो क्या है, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता का बहुत ही ज़्यादा हमारे भारतीय संस्कृति पे असर हुआ है। लोग अंधाधुंध क्या है, अपने आप को ये सब सेवन करना, अपने आप को वो एडवांस साबित करते हैं। इतना ही नहीं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी क्या है, सिगरेट का सेवन, गांजा का सेवन और शराब का सेवन भी अपने आप को एडवांस दिखाने के चक्कर में करते हैं। तो इनके लिए क्या है, सभी लोग को समूह में होकर काउंसलर क्या है, उनकी थेरेपी करता है या चिकित्सा करता है। अब देखिए ऐसे भी ठीक नहीं होगा, पारिवारिक भागीदारी। जिस परिवार में वो सदस्य जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है उसके परिवार की जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक, कैसे बनती है? जैसे जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में हम हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं और भी जो हमारे भाई बहन हैं, तो मैंने कैसे क्या है कि जो इन नशा का पकड़ लिया, कैसे गलत संगति, यानी कि अगर पेरेंटिंग कंट्रोल नहीं होगा, पेरेंटिंग मॉनिटरिंग नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या है, अक्सर गलत संगति पे जाएगा ही। अगर माता पिता बच्चे का जो है कि मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं बच्चा हमारा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, तो क्या है, दिक्कत हो सकती है। वो बच्चे क्या है, आजकल के जो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज में ही वो इस प्रकार के नशा को पकड़ते हैं। ठीक है? तो परिवार के सभी सदस्यों को भी भागीदारी देनी होगी ऐसे व्यक्तियों का नशा छुड़ाने में, तभी जाके हो पाएगा। समग्र दृष्टिकोण मतलब काउंसलर क्या है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलता है व्यक्ति के उस व्यक्ति का नशा छुड़ाना जो व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन कर रहा है। होलिस्टिक अप्रोच इसलिए लेता है क्योंकि उससे क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का क्या है, विघटन होने लगता है, इसलिए होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे लेता है। फिर रिलैप्स रोकथाम। रिलैप्स रोकथाम क्या है, ये भी एक टेक्निक होता है जिसके माध्यम से कई प्रकार की टेक्निक अपनाई जाती है, जैसे कॉपिंग स्ट्रेटजी, मुकाबला करने की रणनीतियाँ है। फिर और वो जो व्यक्ति सेवन कर रहा है उसके लिए और भी कई थेरेपी जो बताई गई हैं मनोविज्ञान में, उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर निरंतर सहायता और देखभाल। ऐसे व्यक्तियों को क्या निरंतर सहायता करती रहनी है और देखभाल भी करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति नशा छोड़ रहा है तो उसका आप निरंतर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर नशा को पकड़ लेगा। तो ये क्या है, आपके सामने है कि मादक द्रव्यों के लिए क्या है, परामर्श कैसे दिया जाता है और क्या-क्या ऐसा टेक्निक जो है इस्तेमाल किया करेंगे कि जो ऐसा व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है उससे निजात मिल सकता है। आइए हम बात करते हैं बाल शोषण या बाल दुर्व्यवहार के लिए परामर्श कैसे दिया जाता है। तो देखिए, बाल शोषण या बाल दुर्व्यवहार क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनका उम्र कम होता है उनका क्या है, शोषण किया जाता है, उनके संगे दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या है दुर्व्यवहार? देखिए, बाल दुर्व्यवहार के लिए परामर्श चिकित्सा का एक विशेष रूप है। ठीक है, जो उन बच्चों और किशोरों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार का अनुभव किया है। कहने की ये तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे जो है जो बाल शोषण के शिकार होते हैं, जो दुर्व्यवहार के शिकार। बाल शोषण कैसे? जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे क्या है, कम उम्र में ही क्या अपराध में लिप्त हो जाते हैं, कम उम्र में ही क्या है, नशा करने लगते हैं। या तो उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है, या तो उनसे भीख मंगाया जाता है, या उनके साथ जाति किया जाता है, मारपीट किया जाता है। तो वो व्यक्ति क्या कहेंगे, बाल शोषित बच्चे वो कहा जाएंगे। इसका शिकार बच्चे और किशोर ज़्यादा होते हैं। तो ये जो बाल शोषण
के लिए परामर्श है, इसलिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें काउंसलर क्या है, ऐसे बच्चों और किशोरों की मदद करता है जो बाल शोषण का शिकार हुए हैं। इसका उद्देश्य होता है दुर्व्यवहार के मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहारिक परिणामों को संबोधित करना और पीड़ितों को ठीक होने में मदद करना। देखिए, जो ऐसे बच्चे जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या शोषण किया जाता है, उनका केवल मानसिक पक्ष ही नहीं बल्कि भावनात्मक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष भी क्या है, विघटित हो जाता है। तो इन सभी पक्षों को क्या ठीक करने में काउंसलर क्या है, मदद करता है। अब आइए कुछ ऐसा पॉइंट देख लेते हैं जो काउंसलर अपने माइंड में रख के ऐसे बच्चों किशोरों का निदान करता है जो शोषण के या दुर्व्यवहार के शिकार हो। सबसे पहला वो आघात सूची दृष्टिकोण, ट्रामा सेंटर्ड अप्रोच अपनाता है। ट्रामा सेंटर अप्रोच क्या होता है बच्चों, कि इसमें जो ऐसे बच्चे जो दुर्व्यवहार या शोषण के शिकार होते हैं तो उनको काफ़ी जगह धक्का लगता है, कभी जगह और आघात लगता है, मानसिक आघात लगता है, ठीक है। तो उसी सभी बच्चों को ध्यान रखते हुए उनका मूल्यांकन करके क्या है, उनका निदान किया जाता है या उनका काउंसलिंग किया जाता है। फिर मूल्यांकन और सुरक्षा, फिर ऐसे व्यक्तियों की जो बच्चा बाल शोषण या दुर्व्यवहार के शिकार हुआ है उसका पूरा इतिहास या जन्म कुंडली खंगालते हैं काउंसलर, उससे पूछते हैं। फिर उसके बाद उसे इस बात की भी गारंटी देते हैं कि तुम मुझे जो भी बताओ या जो भी दिक्कत है, कैसे तुम इस क्षेत्र में आए, मैं कि तुम्हारी सभी बात को सुनूंगा और एक एक समस्या का निदान करूंगा, तुम जो है सही हो जाओगे। फिर उसके बाद आता है भावनात्मक समर्थन, इमोशनल सपोर्ट भी बीच में भी देता है। ऐसे बच्चे जो दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं उनके अंदर हीन भावना और लो कॉन्फिडेंस की भावना पनप जाती है। तो उसमें क्या होता है, काउंसलर क्या है, उनको इमोशनल सपोर्ट देता है। ऐसे बच्चे जब बात करते हैं तो रोने लगते हैं, बैठने लगते हैं, तो प्यार से काउंसलर सहला कर उसके उनके माथे पे उनके बालों को फेर के कहता है कि बच्चे कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम एकदम अच्छे हो जाओगे, बस जो मैं बता रहा हूँ वैसे क्या है चीज़ काम करो और जो अपनी बातें हैं उसको खुल के बताओ, क्योंकि खुल के बताएगा तभी ना वो काउंसलर क्या उसके जड़ तक जा पाएगा। जब जड़ तक जब जा पाएगा तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। फिर है मनोशिक्षा, साइको एजुकेशन। देखिए, बच्चे क्या है ज़्यादातर समय क्या है स्कूल में शिक्षा या शिक्षा ग्रहण करने में अपना व्यतीत करते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या है साइको एजुकेशन भी देना चाहिए, मनोशिक्षा भी देना चाहिए कि ठीक है कि कैसे इस प्रकार की स्थिति आए तो उससे हम बच सकें या अपने आप को कैसे मजबूत बना सकें। फिर उसके बाद आघात केंद्रित थेरेपी। अब इसमें आता है कि ऐसे बच्चे जो दुर्व्यवहार या शोषण के शिकार हुए हैं वो क्या है कई प्रकार के आघात से क्या है वो ग्रसित हो जाते हैं, जैसे पीटीएसडी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है और भी कई एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इससे क्या है वो ग्रस्त हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या है सीबीटी थेरेपी अपनाई जाती है और भी कई थेरेपियाँ अपनाकर क्या है इनका इलाज या निदान कराया जाता है। तो इस तरह से आपके क्या है बाल शोषण के लिए परामर्श क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन भी हमने बताया और थोड़ा इसको डिटेल में हमने बता दिया कि क्या अप्रोच अपनाता है काउंसलर जब ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करता है। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि ऐसे लोग जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनके लिए क्या है काउंसलर क्या अप्रोच अपनाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि मादक द्रव्यों के सेवन या बाल शोषण के लिए परामर्श कैसे दिया जाता है, इसका एक क्या है हमने आपको परिचय बताया। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।